वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और नया दिन है, नए हफ्ते का हम आगाज़ करने जा रहे हैं और इसी दुआ के साथ कि जनाब जिस तरह पिछला दिन आपका अच्छा गुजरा है, आने वाला हफ्ता और आने वाला दिन भी आपका यूं ही अच्छा गुजरे। लेकिन आज हम थोड़ा सा ना पैसों के हवाले से बात करेंगे कि पैसा कमाना हर किसी को पसंद है और पैसा कमाना और पैसा लगाना ना दो मुख्तलिफ काम है। और हमारे यहाँ अक्सर लोगों की जो तवज्जो है ना वो इसी बात पर मरकूज़ होती है कि वो पैसा कैसे कमाएं, जबकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि पैसा कमाने के बाद उससे कारआमदगी कैसे हासिल की जाए। हमारे यहाँ उमूमी रवैया ये है कि लोग दौलत कमा कर उसको संभालने लग जाते हैं और जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसके गोल्डन उसूल को भूल जाते हैं। लोग ये बात नहीं समझते हैं कि पैसा कमा कर घर ख़रीदना या प्लॉट बनाने से पैसा महफूज नहीं होता। अलबत्ता ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो पैसा क्योंकि जम जाता है एक ही जगह पर, जिसको फ्रोज़न मनी कहते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। अब अक्लमंदी का तकाजा ये है कि पैसे को बिला वजह के प्लॉट बनाने से बेहतर ये है कि उससे कारोबार में लगाया जाए। उससे ना सिर्फ आपकी जो रकम है, आपका जो पैसा है वो सर्कुलेशन में रहता है, बल्कि उससे आपके जो कारोबारी फ़ज़ा है वो भी बेहतर होती है। दुनिया भर की बड़ी मशतों में लोगों का रुझान जो है ना वो पैसे से पैसा बनाने पर होता है, ना कि पैसे को जोड़ने पर होता है। मतलब उसको कह लें कि मल्टीप्लाई करने पे होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होता है, हम उसको प्लस कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम मल्टीप्लाई करने के मामले में नहीं आते हैं। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए, कम उम्री से ही और दौरान डिग्री ही उन्हें अच्छी स्किल्स सीख कर पैसा कमाने का हुनर सीखना चाहिए, तो ये उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी कामयाबी हो सकती है और मुल्क की मईशत का दारोमदार भी कारोबारी सूरत हाल पर होता है। अगर सब लोग पैसा बनाकर सिर्फ बैंक में जमा करते जाएंगे और उसे कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे ना, तो पैसा एक जगह पर जमकर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए समझदारी का ये तकाज़ा होता है कि हम कम उम्री से ही मुख्तलिफ़ स्किल्स सीखें, पैसा कमाना सीखें और पैसा कमाने के बाद उसको हम मुख्तलिफ़ जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, किसी कारोबार में कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जिससे पैसा एक जगह पर रहे ना, जमा ना हो, बल्कि वो सर्कुलेट होता रहे, वो मल्टीप्लाई होता रहे और वो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में काम भी आए। लेकिन अब ये भी गलत बात है कि ये हम आपको कहें कि जनाब आपने घर नहीं बनाना या आपने कोई प्लॉट नहीं लेना या आपने वो चीज़ें वो भी ले। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो ये बार बार ले रहे होते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने की जगह वो हम उसको जमूद कर देते हैं, उसको एक ही जगह पर रख देते हैं। जिनके बहुत सारे घर होते हैं वो फिर भी घर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। आप अपने पैसे के साथ पैसा बनाना सीखें कि हमने किस तरह बनाना है, क्योंकि आज के दौर में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो पैसा जिस तरह आप कमा रहे हैं ना, उस तरह आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप वो तरीके नहीं सीख पा रहे हैं इस जदीद दौर के कि हमने अपने पैसे के साथ पैसा कमाना किस तरह है, बनाना किस तरह है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में कि उसको जोड़ने की बजाय उसको मल्टीप्लाई, उसको ज़रब देना सीखें। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनना है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनको नज़रअंदाज हमें अब नहीं करना चाहिए। तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हम बात करते हैं फूड से रिलेटेड कि हमने क्या खाना है, किस तरह खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है जिससे हम सेहतमंद रह सकें। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बर्तनों के बारे में कि जनाब जिन बर्तनों में हम पका रहे होते हैं
उनका अच्छा होना, क्वालिटी वाइज उनका बेहतर होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं या उसमें जो चीज़ बना रहे हैं वो अच्छी भी बनेगी या नहीं बनेगी, या वो मुज़र सेहत मज़ीद हो जाएगी हमारे लिए। ऑलरेडी वी नो कि जनाब जो चीज़ें हमारे घर में आ रही होती हैं, वो चाहे सब्ज़ियाँ, फल या बाकी चीज़ें हो जाएं, इवन दो कि दूध भी कि वो मिलावट वाले होते हैं। अगर वो चीज़ें मिलावट वाली हैं और उसके ऊपर से अगर बर्तन भी ऐसे हैं जिनसे वो मुज़र सेहत ही सारी चीज़ें हमारे पेट में जा रही हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमने बीमार ही होना है, हमारी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी है। तो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन वो सेहत के लिए किस तरह के हैं, किस तरह की क्वालिटी के हमें यूज़ करने चाहिए, इस पर हमने आज बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए दो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर हिबा उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ साथ शेफ़ नाजिश ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी बात कराते हैं आपकी। शेफ़ नाजिश, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज जी हमने बर्तनों के बारे में बात करनी जी है। बिल्कुल। एज वी नो कि खाना खाना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाना जिसमें बना रहे हैं उनका साफ़ सुथरा होना और उनका हाई क्वालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताएं डॉक्टर हिबा कि ये जो हम घरों में इतने लंबे अरसे से जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं हमारे घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन जो हैं, वो हमारे लिए मुज़र सेहत भी हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा, सबसे पहले हमारे हर घर में नॉन स्टिक का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और नॉन स्टिक में ही हम एग फ्राई कर रहे हैं। नॉन स्टिक में सोचते हैं कि नॉन स्टिक बहुत हाइजीनिक है, लेकिन देखिए नॉन स्टिक यूज़ करने से बहुत सी आपकी ज़्यादातर जो पीसीओएस और जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा हमारी जितनी भी क्लाइंट्स आते हैं उनको हम इसी से अवॉइड करते हैं कि नॉन स्टिक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसमें बीपी होता है। बीपी क्योंकि फॉल एस्ट्रोजन लेवल को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, हमारे लिवर पे अफेक्ट होता है, क्योंकि लिवर ने सारे टॉक्सिफिकेशंस को क्लियर करना होता है। तो जब हम इसका यूजेज अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, और सबसे बड़ी बात जब हम उसको हीट देकर स्टीम में रख देते हैं कि हम दम पे कोई चीज़ रख रहे हैं, तो वो सारे यूटेंसिल्स जो जब हम स्टीम देते हैं वो हमारी बॉडी पे बहुत बर्स्ट रिएक्शंस करते हैं। हमारी बॉडी में जाकर ब्लड स्ट्रीम में जाकर वही खाना जो हमें फ़ायदा देना होता है जिसने, वो हमें नुकसान भी दे रहा होता है उस टाइम पे। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉन स्टिक का इस्तेमाल ना करें। बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जैसे एल्युमिनियम के बर्तन हैं वो भी इस्तेमाल अपनी लाइफ में मत करें, क्योंकि उसको चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन आप जो है उसको हीट ना दें, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारी डेली यूजेज पर आपके पाउंड के लिहाज से 50 MU है हमारी डोज एल्युमिनियम की। तो हम क्या करते हैं, जब हम उस बर्तन में पका रहे होते हैं खाना, तो वो खाने में वो एल्युमिनियम हमारा एब्जॉर्ब भी हो रहा होता है। तो जो आपने नोट किया होगा कि अगर वही बर्तन हम कुछ टाइम के बाद वेट करते हैं तो वो बर्तन का वेट भी कम हुआ होता है, क्योंकि वो हमारे खाने में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम नज़रअंदाज से, सिर्फ खाने की फूड की क्वालिटी बेहतर होना आपको हेल्दी नहीं करेगी। जिस यूटेंसिल में आप पका रहे हैं, कि जिस बर्तन में आप खाना पका रहे हैं, उसको भी आपको नज़र में रखना है कि आइदर वो हमारे लिए हाइजीन तो नहीं है, हमारी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है, क्योंकि हम हाई हीट पे वो इतना पका लेते हैं, भूनने वाली चीज़ें बारबेक्यू में फॉइल में करके, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो है ना मुज़र है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमने किस यूटेंसिल का इस्तेमाल करना है, वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह वो यूटेंसिल्स हमारे लिए हो सकती हैं। तो शेफ़ नाजिश, आप क्या बताएंगे? आप तो प्रोफेशनल हैं, शेफ़ हैं, और आप लोग किस तरह के बर्तन यूज़ करते हैं, और वो मतलब हम घरों में किस तरह के बर्तन हमें खाना पकाने के लिए यूज़ करने चाहिए, जो कि हमारे एक तो जो खाना है उसको भी इन्हांस करे और हमारे स्टमक के ऊपर भी भारी ना पड़े वो? बिल्कुल ऐसे ही एक्चुअली आजकल की जो ख़वातीन हैं या हमारी न्यू जनरेशन है, जो वही चाहती है कि बस नॉन स्टिक को जल्दी से हीट पे रखा, नीचे खाना नहीं लगेगा। उन्हें हीटिंग का नहीं पता होता किस तरह करना, और वो कहते हैं कि बस जल्दी से खाना कुक हो जाए। और जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि इस टाइम हम लोगों के लिए सबसे जो डेंजरस चीज़ है ना बर्तनों में, वो नॉन स्टिक है। हमें नॉन स्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा स्टील यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल स्टील यूज़ करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो बादशाह थे, ठीक है, वो स्टील और ज़्यादातर तांबे के यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब तांबा मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, या जो भी उसको मैनेज करना मुश्किल, लेकिन बेस्ट है जो स्टील है ना, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है।
इवन कि अक्सर नॉन स्टिक बर्तन ऐसे आते हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये मार्बल कोटिंग है, सिरेमिक कोटिंग है, लेकिन इन सब का भी क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी वो 2 नंबरी आ चुकी है कि हमें इन सबको नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन आप मिट्टी और स्टील के बर्तनों में खाना बनाएं, ठीक है। अच्छा, स्टील का बर्तन भी आप नॉन स्टिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम होती है कि हम स्टील के उसमें बनाते हैं तो वो लग जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो है ना नॉन स्टिक, ज़्यादा नॉन स्टिक किस लिए यूज़ किया जाता है? फ्राइड एग के लिए, ऑमलेट्स के लिए, ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में, और स्टिक ना करे। और सुबह के टाइम मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है, वो कहते हैं बस हीट पे रखा, नहीं पता वो जल रहा है तो वो जल रहा है, अंदर डालो वो चिपकेगा नहीं। ये तो हो गया नॉन स्टिक। लेकिन आप स्टील के पैन को नॉन स्टिक इस तरह बना सकते हैं कि आप उसको हाई हीट पे अच्छी तरह हीट अप करें। जब वो पाइपिंग हॉट हो जाए, फुल गर्म हो जाए, ठीक है, इवन कि आप उसके ऊपर जो पानी के ड्रॉप्स करेंगे ना तो वो उसको बबल नहीं करेगा, वो साइड पे जाएंगे। तो आपने उस टाइम पे ना उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के उस पैन में अच्छी तरह घुमाना है, ठीक है। और सिंक आपके पास होगा, ठीक है। ऑयल आपने किसी और बर्तन में निकाल देना, वो आप यूज कर सकते हो ऑयल। और आपने पानी के नीचे उस फ्राई पैन को सिर्फ एक दफा यूं करना है, अच्छा करके उसका पानी निकाल देना, ठीक है। आप चेक करिएगा, फिर आप उसके अंदर जो भी एग शेक बनाएंगी तो वो आपका बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह बनेगा। दोबारा से उसको हीट करना है जी, आपने नॉर्मल हीट पे आप रखें, और जिस तरह आप कुकिंग करते हैं, आप जिस तरह ऑमलेट या वो बनाते हैं, वो नीचे लगेगा नहीं, वो बिल्कुल नीचे नहीं लगेगा। अच्छा, क्या बात है। ये एक तो ये टिप होगी। उसके अलावा एक और टिप होती है कि अक्सर हम फ्राइड एग लेते हैं, उसमें हम सॉल्ट तो डालते ही हैं। तो आपने पैन में ऑयल डाला, ठीक है। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल थोड़ा सा आपका हीट अप हुआ तो आपने एक पिंच सॉल्ट डाल देना, डाल के उसके ऊपर आपने एग तोड़ देना, तो आपका वो भी नीचे आपका नहीं स्टिक होगा, बिल्कुल ऐसे वो स्टिक नहीं होगा बिल्कुल भी। ये तो हो गया नॉन स्टिक, स्टील को नॉन स्टिक बनाने का। क्योंकि सबसे ज़्यादा अब अभी आपने देखा होगा कि जब हमारी पुरानी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ थी, वो अभी भी मेरे घर में भी है, और आई नो आपके घर भी शायद हो, कि एक लोहे का तवा होता था जो बड़ा वजनी सा होता था। अब तो उसका ट्रेंड ही खत्म हो गया, जबकि सबसे बेस्ट तवा वो होता है। अच्छा। आप उसके ऊपर रोटी बनाए, आप उसके ऊपर वो बनाए। एक्चुअली हमारी जनरेशन इतनी फास्ट हो गई है कि उसको लगता है कि बस पतला सा बर्तन हो, और जितना बर्तन देर से हीट अप होगा ना, उतनी देर से ही वो ठंडा होगा। सिर्फ हमें इतना पेशेंस रखना है कि इसको गर्म होने दें। एक तो ये तो इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, दूसरा ये जो माइक्रोवेव भी हम कर रहे होते हैं, उसमें भी हम लोग ये प्लास्टिक के बर्तन का भी घर में देखिए, माइक्रोवेव के लिए ना अपनी लाइफ से आप प्लास्टिक निकाल ही दें। अच्छा, अपनी लाइफ से आप प्लास्टिक निकाल दें। माइक्रोवेव करने के लिए आपको सिर्फ शीशे के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में आपको पता है कि हमारा प्लास्टिक किस तरह का आ रहा है, उस वजह से सिर्फ शीशे के बर्तन। और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि मिट्टी के बर्तन भी लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसको रेडी किस तरह करना है, ठीक है। आपने जितना मिट्टी का बर्तन वजनी होगा उतना ज्यादा बेस्ट है। आप मिट्टी का बर्तन लेके आते हैं तो आप उसे ला के तकरीबन 12 से 14 घंटे पानी के अंदर डिप करके रखें, ठीक है। जब आप उसको पानी के अंदर डिप करके रखेंगे, उसके बाद आप उसको निकालेंगे, आप उसको ड्राई करने के लिए रखेंगे। आपने उसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, आप रोशनी में रखें या किचन में रखें, तो आप नोटिस करेंगे कि आधे घंटे में उसका जो ऊपर से सारा ड्राई हो जाएगा। जब वो ड्राई हो जाएगा तो आपने ऑयल लेना है। आपने ऑयल लेके ब्रश से या पेपर से या टिश्यू से आपने उसको फुल ऑयली करना है, अंदर से भी और बाहर से भी आपने करना है। उससे जो उसके पोर्ट्स होंगे ना, वो सब बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी हीट पे उसको रखें, गैस पे रखें, आप जैसे भी आपने कुक करना आप करें, उससे उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, हीट भी जल्दी होगा, ठीक है। और खाने में वो जो आप कहती है ना तड़ी नहीं आती, तो वो तड़ी भी आएगी, बिल्कुल खाने में आएगी। ठीक है जी, ये टिप्स थी और टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि हम लोग खाने में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे खाने वाले बर्तन हैं उनकी इन्हांसमेंट के लिए, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान, शेफ़ नाजिश मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आई। और जनाब, हम सबकी ज़िंदगी में ना ऐसे जज्बाती लम्हात कुछ आते हैं जब हम किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं और उसके ख़िलाफ़ एक सख्त रद्द अमल देते हैं। वैसे तो आपको पता है कि गुस्से का इजहार करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर ये इंसान की आदत बन जाए कि वो ज़रा सी बात पर गुस्से का इजहार करने लगे और किसी भी चीज़ के मुतालिक उसकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो ख़त्म हो जाए, तो इसको हम एंगर इश्यूज़ कहते हैं, जिसके बहुत संगीन माशरती नताइज भी हमारे सामने आ सकते हैं। अब गुस्से की हालत में क्या होता है कि ख़ुद पर काबू रखना एक बड़े इंसान की अलामत होता है, और बड़ा इंसान अपने हौसले और अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त से काम लेते हुए ना मुनासिब रद्द अमल देता है। वो कहते हैं ना कि एक चुप और 100 सुख होते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे हो
हम तो जवाब देना और फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देना शायद सवाब समझते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं कि गुस्सा जो है वो हमारी शख्सियत को किस तरह खा जाता है और वो किस तरह हमारी पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट करता है और इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अफाफ मंजूर मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल नीड्स हैं। डॉक्टर अफाफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर अफाफ, आज हम एंगर इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। एंगर इश्यूज़ आजकल हर किसी को हैं, वो ख़वातीन हों, वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, मर्द हजरात हो, हर किसी में ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं कि ये मेंटल प्रॉब्लम है या पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मुनीबा, आज के टॉपिक पे बात करने से पहले ना मैं आपको एक कम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। अभी मैं जब घर से आज आ रही थी तो मेरी अम्मा ने पूछा आज कहाँ जा रही है ना। अच्छा। अभी तो मैंने कहा कि मैं लाहौर न्यूज़ पे जा रही हूँ। अच्छा। तो मेरी अम्मा ने पता है क्या कहा? वो कहती अच्छा वो जो वहाँ जहाँ प्यारी सी लड़की होती है तो कहती है वो जो बोलती भी बहुत अच्छा है। अब 2 कम्प्लीमेंट्स देखें आपको मिल गए आज सुबह सुबह। आंटी बहुत शुक्रिया कि आपने पसंद किया। बिकॉज मैं अक्सर मॉर्निंग शोज में जाती हूँ तो वो उनको मतलब उन्होंने रखा हुआ है अच्छा वहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो लाहौर न्यूज़ का उन्होंने रखा हुआ है। कहती है अच्छा वो जो प्यारी सी लड़की है वहाँ पे ना। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मुनीबा, गुस्सा जो है इट्स एन इमोशन और ये किसी भी इंसान के नॉर्मल होने की भी निशानी होती है। अच्छा, ओके। और ऑफ कोर्स समटाइम्स अगर गुस्सा ऐसा हो कि जिसे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर गुस्सा ऐसा हो जो आपको कंट्रोल कर ले तो ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट नॉर्मल। तो इसका मतलब है कि हमें गुस्से को समझना और गुस्से के इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, जैसे कि हमें बाकी बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अब यहाँ पे बाज़ का जैसे आप ये भी कहते हैं कि गुस्सा अकल को खा जाता है, इसका मतलब ये है कि गुस्सा सिर्फ उसका ताल्लुक अकल से होने से या IQ से नहीं है। ठीक है। एक और टर्म आपने सुनी होगी इमोशनल क्वोशेंट। जी जी। तो जिन लोगों का इमोशनल क्वोशेंट बहुत अच्छा होता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। वो जज्बात कोई भी हो सकते हैं, यानी हद से ज़्यादा कोई भी जज्बा, चाहे वो खुशी का ही जज्बा क्यों ना हो, वो भी नुकसानदेह होता है। तो गुस्सा तो आपको पता है कि वैसे ही नुकसानदेह है। अच्छा, गुस्से की कई वजूहात भी हो सकती हैं। अगर हम देखें तो बाज़ुकात तो जैसे आपने भी कहा कि कुछ लोग आदतन गुस्सा करते हैं और बाज़ुकात आपकी बायोलॉजिकली कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में ऐसी होती हैं कि वो हार्मोन्स आपके ऐसे स्क्रीट करते हैं कि आप गुस्से की हालत में मुसलसल रहते हैं। या जैसे बाज़ुकात लोग हमें कहते हैं कि पहले मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बात बात पे गुस्सा आता है, पता नहीं क्या बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये चेक कर लीजिए कि क्या आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल स्टेट में है, यानी जैसे आपका बाज़ुकात हाइपरटेंशन होना, जिसको आप फिशारे खून कहते हैं, इस तरह से आपका हो सकता है डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम हो। जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है यानी थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उनकी बॉडी फंक्शन में भी कुछ अप डाउन हार्मोन्स चल रहे होते हैं, तो उनको भी बाज़ुकात गुस्सा ज़्यादा आता है। अच्छा। इसी तरह से अगर आप कुछ स्ट्रेस में हैं, मुसलसल डिप्रेशन की सूरत हाल में, डिप्रेशन में बाज़ुकात लोग पैसिव हो जाते हैं, बाज़ुकात जो है वो बिल्कुल एक्टिव ज़्यादा उनका हाइपर हो जाते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो कि आपकी बायोलॉजी से रिलेट करती हैं, तो इनको प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपको मुसलसल बार बार गुस्सा आ रहा है तो इसकी हम लोग कंसल्टेशन हमें करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से आप देखें बाज़ुकात कुछ ऐसी रूटीन की चीज़ें होती हैं जैसे इनडिसिप्लिन इन लाइफ, ये शायद बहुत कॉमन सी बात है लेकिन हमें समझ नहीं आती। अच्छा, अब इनडिसिप्लिन क्या है कि अगर आपकी नींद पूरी ना हुई हो, आपने खाना ना खाया वो, आपको भूख लगी हुई हो, आपके अंदर कितना चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता है, आप फौरी तौर पे इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप टाइम मैनेज ना कर पाएँ, घर से लेट निकलें, घर से लेट निकले हैं, आपको वही ट्रैफिक वही रास्ता जो रोज बहुत पुरसुकून लग रहा होता है, उस दिन गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है, हर एक पे रिक्शे वाला गुजर रहा है, उस पे गुस्सा आ रहा है, मोटर बाइक वाला गुजर रहा है, उस पे आ रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है, उस पे गुस्सा आ रहा है। तो वो सारा दिन आपका वो जो एक स्ट्रेस हार्मोन सुबह सुबह आपकी बॉडी में जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, वो सारा दिन आपको स्टेट ऑफ माइंड में रखता है। तो इसका मतलब है कि इनडिसिप्लिन इन लाइफ भी आपको बाज़ुकात गुस्से की हालत में ले आता है। अच्छा। अब तीसरी सिचुएशन आ गई कि जिसमें हम कहते हैं कि कुछ हमारी आदत बन जाती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, यानी आप बात पे जरा सी बात मतलब कुछ लोग हर वक्त गुस्से में रहते हैं। देखें तो मतलब आपको लगता है कि यार ये बंदा तो बहुत गुस्से वाला है, लोग भी उससे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। यानी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो सारी की सारी गुस्से की वजह से आपकी शख्सियत जो है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब ये शख्सियत की ख़राबी सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती बल्कि आपकी जो लाइफ की अचीवमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। क्योंकि देखिए ना, आपने एक एनर्जी थ्रो की है
कोई भी इमोशन जो है हमारी एक एनर्जी है ना बॉडी की। अब जब आप गुस्से में आते हैं तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी आती है डिफरेंट तरह की। अब आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं कि नेगेटिवली यूज़ करते हैं। अब अगर आपने किसी से बुरे तरीके से बात की तो आपने एक नेगेटिव एनर्जी थ्रो की, ऑफ कोर्स उसका रिस्पांस भी आपको नेगेटिव वे में डबल होके आएगा। फिर आपने उसको आगे से और मजीद कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये गुस्सा बाज़ का शुरू तो आर्गुमेंट से ही होता है, लेकिन ये फिजिकल अब्यूज़ तक भी जाता है, यू नो। और वही सिचुएशंस होती हैं, अगर हम सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, तो हम उस हालत में पहुंच जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यानी आप देखें कितने ही केसेस हमारे पास भी ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मसला तो कोई नहीं था और बाद में रिग्रेट होता है। आप रिसर्च ये बताती है कि आप वो केसेस, इवन जो मर्डर के केसेस हैं, लोग सज़ाएं भुगतते हैं सारी ज़िंदगी, उनसे भी जब ये रिसर्च में पूछा जाता है, उनसे पता किया जाता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं चंद लम्हों की बात थी, हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए और हमसे ये हरकत जो है हो गई। ठीक है, अब ये वो एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ आप घरेलू मामलात देख लीजिए, उसमें भी घरों में भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुँच जाती हैं। ट्रैफिक रोड्स के ऊपर देख लें, सबसे कॉमन प्लेस। ठीक है, यानी हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ज़रा सी एक बात होती है और वो, अच्छा एक और बात भी है, ये जो गुस्से की जो कॉस्ट है ना, ये बहुत मामूली होती है। हमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा हो तो हमें गुस्सा आए, लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं हो रहा होता। यानी बाज़ औक़ात आप सब्ज़ी फल फरोश की दुकान पे खड़े हैं, उसने 10 रुपये चीज़ महंगी दे दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है कि यार ये तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, दैट इज़ फेयर कि वो गलत कर रहा है, आपको उस पर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए कि आप अपने भी सारा कुछ जो है वो ख़राब कर लें और उस बंदे पे भी ख़राब कर लें। ठीक है, अब बाज़ औक़ात आप ये देखें कि जो कार एक्सीडेंट्स या रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बाइक एक्सीडेंट्स हैं, वो बाज़ का सिर्फ इतनी लगती है ज़रा सी, नुकसान इतना नहीं है, लेकिन जो आप अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं करते हैं, वो मार कुटाई तक आ जाती है और फिर यहाँ तक भी हो जाता है कि वो घरों में आगे FIRs हो रही हैं और फिर पता नहीं कहाँ तक बात पहुँच गई। एक गुस्से की, एक लम्हे की वजह से इमोशन। चले उस टाइम तो हमने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, हमने गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, बाद में कोई ऐसा हम कोई टेक्निक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? जैसे मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर आपको बहुत गुस्सा है, राइट डाउन जी, राइट डाउन। अच्छा, इसमें कुछ क्विक टिप्स आप कर सकते हैं। एक है कि क्विक आपने जो फौरी तौर पे गुस्सा होता है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और एक ये है कि लॉन्ग टर्म आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जो आपका इसको कम्प्लीटली फेड अवे कर दें। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपने बताया कि आपने फौरी तौर पे, क्योंकि इतना बाज़ नहीं होता, कहते हैं हम कहाँ लिखें बैठ के, तो उसमें देखें एक तो ये कि आप डीप ब्रीदिंग करें, आप वो जगह छोड़ दें। आपने हदीस में सुना होगा कि पानी पी लो, बैठे हो तो खड़े हो जाओ। ठीक है, मतलब अब कुछ लोग जो है वो शॉवर भी ले सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ठंडा पानी पिए। ठंडा पानी जब आप पीते हैं तो आपकी वेगस नर्व है जो कि कूल डाउन होती है। इसी तरह से ये जो मसा करते हैं हम नमाज पढ़ते हुए, अगर आप वो इतने हिस्से में सिर्फ पानी लगा लें, बल्कि मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी में भी मेरी कोलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनको भी ये कहती हूँ कि हम खवातीन बाजू का बैठी होती हैं, ज़ाहिर हम मुंह तो नहीं धो सकती, मेकअप किया बार-बार, ठीक है, ये भी एक मसला है, ये भी एक मसला है ना। तो आप जस्ट ऐसे करें कि आप अपने हाथ गीले करें और मसा कर लें, और आप मसा कर लीजिए। ये दिस इज़ वेरी क्विक टू डू दैट, ये बहुत आसान है। और लॉन्ग टर्म के लिए कि जिन लोगों को गुस्सा बार बार आता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें। 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी डाइट में भी चेंज करें, प्रोटीन बेस्ड डाइट लें। बहुत ज़्यादा कार्ब्स जो है ना वो आपको गुस्से में लेके जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो हमारी, आप बल्कि ये समझ लीजिए कि जो गुस्सा है ना वो बेसिकली एक इंसानी नफ्सियात का वो वाला हिस्सा नहीं है। यानी इंसान को अगर कोई फजीलत है ना तो इसी चीज़ पे कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, वरना गुस्सा जो है वो कभी भी जानवर को नहीं आता। ठीक है, जानवर को जो है ना वो सिर्फ रिएक्ट करना आता है। सो गुस्से को एक पॉजिटिव एनर्जी लीजिए। कुछ लोग पॉजिटिविटी के साथ उस गुस्से को महसूस करते हैं और अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं। सो अपनी फिजिकल एक्टिविटी लॉन्ग टर्म कीजिए। उन लोगों के साथ मिलना जुलना, अगर आपको लगता है कि कुछ टॉक्सिक लोग आपके साथ हैं, उनको अवॉइड कर दीजिए। यानी वो ट्रिगर पॉइंट्स जो आपके माहौल में है उनको ख़त्म कीजिए, ठीक है, ताकि आप फिर आसानी से आप अपनी ज़िंदगी भी आसानी से गुजार सकें और जो आपसे मुंसलिक लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी आसान बनाएं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी सफ़र कर रहे होते हैं आपके साथ साथ। तो बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही डॉक्टर अफाफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा भी आपसे मिल के दोबारा से। और जनाब, हम एंगर इशूज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह इसको हम मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करते करते इसको हम फेड अवे भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में से। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ना अब डीप फेक ने भी दुनिया में एक तहलका मचा रखा है, लेकिन कुछ हलकों को ये खदशा है कि जो मसनूई जहानत है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां हमें सहूलत दे रही है, वहीं ये सहूलत बहुत से लोगों की शायद नौकरियां भी खा रही है। अब यहाँ से आपने कुछ असाइनमेंट बनानी है तो आपको सेकेंड्स में बन जाएगी, प्रेजेंटेशन अगर आपने कोई बनानी है तो वो भी बन गई है। फिर और तो और एआई टूल ने हमारे जो ख़ासतौर पर तालीमी मैदान है ना, उसमें बहुत से चैलेंजेस को भी महदूद कर दिया है। उसका एक नुकसान ये भी हुआ है कि जो हमारे मोबाइल ने इंसानी जबलत को सहल पसंद बना दिया है, वही ये ख़तरा भी पैदा हो रहा है कि एआई और डीप फेक कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या दफ्तरों में काम करने वालों की तख्लीकी सलाहियतों को ही ना छीन ले। इसके अलावा एआई या डीप फेक का इस्तेमाल कैसे और कितना करना चाहिए, कितना कह लें कि ये पॉजिटिवली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहूलियात आ जाएंगी, आसानियाँ आ जाएंगी, तो हम इस मुस्तकबिल के चैलेंजेस को किस तरह मीट कर सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद साहब, आजकल हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहा है, डीप फेक के बारे में बात कर रहा है, चैट जीपीटी के ऊपर बात कर रहा है कि भाई इन चीज़ों की वजह से हमारी जो लाइफ है ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई हुई है। हाँ जी। तो ये क्या वाकई आसानी हो गई या हमारे लिए ख़तरा बन रही है? अच्छा, इसके लिए ना मैं नॉर्मली एक बात करता हूँ कि हमें ना सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि असल में एआई है क्या, ठीक है। और एआई इज़ बेसिकली अ प्रोडक्टिविटी टूल जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। अच्छा। जैसे मैं नॉर्मली एक मिसाल देता होता हूँ कि जी आप अभी गाड़ी से उतर के या बाइक से उतर के सारे कैसे आए हैं चल यहाँ पे स्टूडियो में, सब चल के आए हैं। क्या किसी ने ये चीज़ फील की है कि हम टांगों पे चल के आए हैं? नहीं। लेकिन जब आप 2 साल के बच्चे को चलता हुआ देखते हैं, कभी वो गिरता है, कभी कुछ करता है, तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। अब हम ये कहेंगे नहीं जी टांगों की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम ईजी हो जाएंगे। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, या डीप सीक है, या चैट जीपीटी है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये असल में आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना रही हैं। अच्छा, ठीक है। अब जैसे आपने अभी मिसाल दी कि ये लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, तो लोगों की जॉब्स खत्म नहीं होंगी। अच्छा। कभी भी नहीं होंगी। ये हो ही नहीं सकती। अच्छा। नई जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। हाँ, उन लोगों की खत्म हो जाएगी इसको नहीं अपनाएंगे। इसकी एक मिसाल देता हूँ छोटी सी कि जी सपोज करें 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, उनमें से 2 को ये पता चल जाता है कि जी मोटर वाली कश्ती आने वाली है, उससे पहले चप्पू वाली कश्ती चला रहे हैं सारे, ठीक है। 2 को पता लग गया कि मोटर वाली कश्ती आने वाली है, ठीक है। अब जब वो उस पर तैयारी भी कर रहे हैं, उसके कोर्सेज भी पढ़, सारा कुछ सीख रहे हैं, अब जैसे ही मोटर वाली कश्ती आएगी और अपॉर्चुनिटी आएगी वो तो जॉब की, उन 2 को फौरन मिल जाएगी। 2 ज्यादा पैसे बनाने शुरू कर देंगे, काम आसान होना शुरू हो जाएगा। जो पहले 1 चक्कर लगाते थे, राउंड लगाते थे, वो 10 चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ज्यादा लोगों को फायदा होना शुरू हो जाएगा। वो 3 जो है ना, वो धरना देके बैठ जाएंगे, लो जी हमारी नौकरियां खा गए, ये ऐसे कर गए, ये ऐसे कर गए। तो असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये जो है ना, लोगों ने कुछ बातें बना दी हैं। एक और दूसरा, you have to evolve yourself with the passage of time। जैसे आज से कुछ साल पहले जब कैलकुलेटर आया था, तो जी लोग कहते थे वो मैथमेटिशियंस का क्या बनेगा। आज तक कुछ हुआ? मैथमेटिशियंस वैसे ही काम कर रहे हैं। दुनिया इवॉल्व होती है। और एआई सिर्फ आपको ये कह लें कि वो इवॉल्व नहीं हो रही, आपको री इमेजिन करवा रही है लाइफ को असल में। यानी आपकी री इमेजिनिंग हो रही है ना असल में। पहले आप लाइफ डिफरेंट तरीके से जीते थे, अब डिफरेंट तरीके से जीते हैं। जैसे आज के बच्चे को अगर आप कहें कि भाई व्हाट्सएप के बगैर जिंदगी गुजार के दिखाओ, वो नहीं गुजार सकता। बड़ों की भी नहीं है, अब बच्चे की बड़ों की भी नहीं है, ठीक है। आप हालांकि वो यही वो नेशन है, यानी मैं उस मोबाइल के बगैर भी जिंदगी जैसे मैं उस जनरेशन में से हूँ जिन्होंने मोबाइल के बगैर जिंदगी देखी हुई है। अच्छा, आप इतने पुराने? यस आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू कैन से आई एम द ओनली जनरेशन जिसने इतनी एवोल्यूशन देखी है टेक्नोलॉजी में एक्चुअली। यानी कि मैंने वो टाइम भी देखा हुआ है जब आपको ना कॉल बुक करवानी पड़ती थी, 2 मिनट से ज़्यादा आप इंटरनेशनल बात नहीं कर सकते होते थे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया इवॉल्व होती है, आपको चीज़ें री इमेजिन करनी पड़ती हैं। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट, लर्न, अनलर्न एंड देन रीलर्न। ये क्या बात हुई कि नहीं जी हमने चीज सीख ली और अब तो नौकरियां, अब हमने नहीं करनी, आगे कुछ सीखना ही नहीं है। अब आपने जिस तरह बात की ना, चैट जीपीटी सपोज करें आ जाता है, ठीक है, आ गया माशाल्लाह, और डीप सीक भी आ गया। अब अच्छा, व्हाट इज डीप सीक? डीप सीक इज आल्सो काइंड ऑफ अ चैट जीपीटी का एक नया टूल है, ठीक है, जो चाइना ने एक्चुअली बनाया।
लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर है इस टाइम और उसके अंदर कुछ और भी मसले हैं जो $6 मिलियन में उन्होंने बनाया और लोगों ने शुरू में बड़ी इसकी वाह हुई है। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही नहीं चैट जीपीटी वो थोड़ा था, तो वो चाइना ने बनाया, वो यूएस ने बनाया। अभी रिसेंटली मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे ना मैंने मजाहतन ये बात की थी जो बड़ी चली भी थी कि जी चाइना के पास डीप सीक है, पाकिस्तान उसके यूएस के पास चैट जीपीटी है और पाकिस्तानी कोर्सेज बना रहे हैं कि कैसे इसको सीखना है हमने। असल ठीक है ना, और क्या करना है इन लोगों ने। हालांकि आजकल दुनिया को प्रोडक्ट बनानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस पे बात करूं कि जी एजुकेशन सिस्टम में जब ये आ रहा है तो चैट जीपीटी के थ्रू आप अपने बच्चों को ज़्यादा जिसको कह लें प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जैसे सपोज कर लें, लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं जी इन चीजों की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है बच्चों की। देखें पहले भी तो गूगल से देख के ही बनाते थे, कौन सा दिमाग से लिख के थे। आपने भी माशाल्लाह असाइनमेंट्स की हैं, मैंने भी की। हम गूगल सर्च करते थे, IEEE की वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट्स थी जिन पे जाके तो हम वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे, डिफरेंट किताबें पढ़ते थे, तो 1 घंटे में काम होता था। आज वही काम 10 मिनट में हो रहा है मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो टेक्निकली 50 मिनट बच रहे हैं उनके पास। उन 50 मिनटों को आप और यानी अच्छे तरीके से आप उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर सकते हैं। जैसे भी पहले मेरे से जो मैम बैठी हुई थी वो ये बात कर रही थी कि कुछ लोगों को बात करनी नहीं आती, तो आज एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकल के आता है, अगले दिन आप उसको नहीं भेज सकते हैं कि जाओ तुम मार्केट में जाके इस बंदे को, पहले 3-4 महीने उसको ट्रेन करना पड़ता है। ये आपके साथ भी ये चैलेंज है, मेरे साथ भी चैलेंज है, हर जगह ऐसे ही है। बिल्कुल। हालांकि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो अगले बच्चे को तो इतना नॉलेज होता है कि उसको अगले दिन जाके वो कर लें, वो प्रेजेंटेशन भी दे रहा था, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। नहीं तो फिर हमारे ये जो ड्यूरिंग कह लें कि आपकी तालीम ड्यूरिंग एजुकेशन, खासतौर पर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस तरह की चीज़ों में किस तरह हम इन्वॉल्व कर सकते हैं या सिखा सकते हैं? अब मज़े की चीज़, सपोज करें आप अब सारी दुनिया को पता है चैट जीपीटी से जो है ना असाइनमेंट्स बनती हैं, डीप सीक यूज़ करते हैं लोग। हाँ अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि जी आप ये असाइनमेंट चैट जीपीटी से करके आएँ, जैसे मर्जी करके आएँ, लेकिन जब आपने आना है तो आपने इस चीज को डिफेंस करना है, आपने एक्सप्लेन करना है ना, डिफेंस करना है। हम आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन के 10% मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आप 8 का जवाब देते हैं आप पास हैं, अगर आप 8 का जवाब नहीं देते हैं तो आप फेल हैं, थैंक यू वेरी मच, आप बाहर चले जाएं, ठीक है। सो दिस इज, अब पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है। हम जो बार बार बात करते हैं जी रिसोर्सेज बचाओ, दरख्तों को बचाओ, तो सोचे कि कितनी चीजें बच सकती हैं इस पूरी चीज से, एनर्जी कितनी सेव हो सकती है। सिर्फ एक छोटी सी, मैंने आपको छोटी सी एग्जाम्पल दी है अभी, यानी आप इसी के थ्रू अगर आप ट्रैफिक को मैनेज करना शुरू कर दें AI के थ्रू ही, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपको नुकसानों से अवेयर होना है और फायदे को यूज करना स्मार्टली असल में। ठीक है, और ये चीज़ें मेरे ख्याल से लार्जर स्केल पे बतानी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। और हम तो कोशिश करते रहते हैं, मुख्तलिफ गेस्ट जैसे अहमद मंजूर साहब को हमने बुलाया, इस तरह और भी एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अवेयरनेस क्रिएट की जा सके हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो थैंक यू सो मच अहमद साहब कि यहाँ पर आए। IT एक्सपर्ट है अहमद मंजूर, उनसे हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना एडवांस होती जा रही है, उसको किस तरह हम लोग अपनी लाइफ में जो है ना इनकलकेट कर सकते हैं। और जनाब चूँकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले ही आपको पता है कि कुछ तैयारियां की जाती हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पर लास्ट ईयर हमने देखा कि रमज़ान पैकेज का अनाउंस किया गया कि लोगों के घरों तक जो है ना वो रमज़ान पैकेज पहुंचाया जाएगा। इस साल भी उसकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो तेज़ी से जारी है और लाहौर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में जो आवाम का एक जमे गफ़ीर था वो उमड़ आया ताकि वो रजिस्ट्रेशन करवा सके। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आवाम को रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। ऑनलाइन सिस्टम भी सुस्त रवि का शिकार हो गया है। आप ऑनलाइन भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, इवन दो कि आप यूनियन काउंसिल में जाके फ़ेस टू फेस भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये क्या मामला है, कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा ली है, किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कब से ये अमल शुरू होगा, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। इमरान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, रमज़ान निगहबान पैकेज पिछले साल भी हुआ, अच्छा रहा, लोगों का अच्छा फीडबैक भी आया। इस साल भी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का अमल अभी शुरू हुआ है, जारी है। सुस्त रवि का शिकार है कहीं ना कहीं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए उनीबा सिर्फ बहुत शुक्रिया आपका, चूँकि रमज़ान की आमद है और कोई 18-19 दिन बाद जो है रमज़ान शुरू हो जाएगा और रमज़ान मुबारक के लिए
जैसे ही रमज़ान आता है तो उससे पहले जो है हुकूमत जो है रिलीफ जो है शहरियों को देती है जो मुस्तहिक लोग हैं। अब मुस्तहिक लोगों के लिए जो रिलीफ है उसकी तैयारियां की जा रही हैं, उसके लिए जो है पैसे जारी कर दिए गए हैं। उसके लिए ये भी तय हो गया कि ख़ानदानों को घर में जो है वो पे ऑर्डर के ज़रिए 10,000 रुपया फ़ीकस ख़ानदान दिया जाएगा। अच्छा। और इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। अच्छा, ये पैसों की रजिस्ट्रेशन हो रही है जो 10,000 फ़ीकस दिया जाएगा? हाँ जी, अब वो नहीं रहेगा कि आप लंबी कतारों में लगें और आटा लें। अच्छा, वो इस दफ़ा इन्होंने चेंज कर दिया है वज़ीर आला पंजाब ने। जैसे पिछली दफ़ा एक रमज़ान पैकेज के अंदर घी, आटा, ऑयल, इस तरह की चीज़ें थी, इसेंशियल चीज़ें थी, अब वो नहीं मिलेंगी, अब पैसे मिलेंगे। अब चूँकि ये एक बात तय हो गई है, कैबिनेट कमेटी ने मंजूर कर दिया है और उसके बाद अब 30 लाख ख़ानदान हैं जिनको 30 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। मगर इसका तरीकाकार ये होगा कि ये बैंक ऑफ पंजाब जो है इसके ज़रिए पे ऑर्डर जो है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए घर पहुंचेगा और उसमें लोगों को बता दिया जाएगा कि आपने किस तरह से ये पैसे हासिल करने हैं 15 अप्रैल से पहले 15 अप्रैल के बाद जो पे ऑर्डर किसी के घर पहुंचेगा या उससे पहले पहुंचा होगा और पैसे लेने नहीं जाएगा तो वो पे ऑर्डर जहाँ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वेस्ट हो जाएगा। वो इसलिए कि वो आपका रमज़ान भी गुजर गया, उसके बाद भी 15 दिन जो है वो बाज़ होता है। लोग कहते हैं कि मैं अपने रमज़ान के एंड पे जाके ले लूँगा, अगले महीने की तैयारी कर लूँगा, मगर नहीं, वो 15 अप्रैल तक होगा और उसके बाद जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका तरीकाकार जो है वो सबको पता है। जिस तरह एहसास कफ़ालत प्रोग्राम शुरू हुआ था, आपको याद होगा, इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो भी लोगों को पता है कि किस तरह एक फॉर्म फिल होता है, उसमें बताया जाता है कि मैं मुस्तहिक हूँ। अब उसका जो क्राइटेरिया क्या है कि किस तरह बताना है कि मैं मुस्तहिक? शनाख्ती कार्ड नंबर साथ लिखना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, उसको नादरा क्यूसिक चेक कर रहा होगा, उसका जो वेरिफिकेशन है वो तमाम तर जो टूल्स हैं उसके लिए उन्होंने नादरा से जो है वो मदद ली हुई है, जिसके ज़रिए जो है लोगों को पता चल रहा है कि ये मुस्तहिक हैं या नहीं हैं। अगर वो मुस्तहिक होंगे तो ये 15 फरवरी जो है लास्ट डेट है। इसके बाद मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा लोगों को, आप कंफर्म है, आप एलिजिबल हैं या नॉट एलिजिबल है। जो एलिजिबल होंगे उनको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, जो नॉट एलिजिबल होंगे उनको भी मैसेज आएगा कि नॉट एलिजिबल। हाँ, जारी बात है, वो नादरा से चेक करेंगे इसके जो है वो फैमिली मेंबर जो है वो कितने हैं और उसमें आपको पता है तमाम का डाटा वो सारा आ जाएगा डेटा। तो वो कुछ लोग देखें, लाहौर शहर में अभी तक रजिस्ट्रेशन जारी है, तो हमने पिछले दिनों चेक किया था तो तकरीबन थे 2,12,000 से ज़ायद ख़ानदान। अच्छा, ठीक है। ये टोटल बनते हैं कोई 10 लाख से ज़ायद लोग लाहौर शहर में। तो लाहौर में अगर 2 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 10 लाख उनके जो हैं मेंबर हैं, तो अब आप देखें पूरे पंजाब की क्या सूरत हाल होगी। और ये हर यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जारी है, इनका डेस्क लगा हुआ है, वो जाकर रजिस्टर करवाते हैं, उनको एक वो उनका नंबर ले लिया जाता है, उनको मैसेज आ जाता है, फर्स्ट मैसेज कि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। अच्छा, अब वो दूसरा मैसेज जब आएगा 15 फरवरी के बाद पता चलेगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। यस, और उसके बाद जो है वो तरीकाकार बता दिया जाएगा उनको कि आपने आपके घर में पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जो है एक पे ऑर्डर आएगा। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड होगा तो वो जाकर आपने अपने बैंक में जमा करवाना है। अगर नहीं होगा तो आपको पंजाब बैंक में दोबारा जाना पड़ेगा, वहाँ पर बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगी। बाज़ लोग भी ऐसे भी हैं ना कि आपके इर्द गिर्द के जो गांव देहात हैं वहाँ पे कई लोगों माँ बहनों के पास नहीं है आईडी कार्ड वगैरह, तो वो फिर अपना बायोमेट्रिक करवाएंगे तो वो पे ऑर्डर जो है वो उनके ज़रिए उनको मिल जाएगा। तो ये एक तरीकाकार है। बहरहाल जो भी है हुकूमत की काविश है कि इस दफ़ा वो चेंज कर रहे हैं ताकि लंबी कतारों में ना लगना पड़े, क्योंकि हमने देखा है कि आटे की सूरत हाल को देख के तो ऐसे लग रहा था कि रमज़ान और रोज़े और आटे के लिए लोग लंबी कतारों में और किस तरह वो हासिल कर रहे हैं। बड़ा ये जो सूरत हाल थी बड़ी जो ज़्यादा लोगों को सामने दरपेश भी आई, मसाइल भी दरपेश है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो आपको याद नहीं है कि रोज़े की हालत में जी बहुत से लोग फेंट हो गए, बहुत से लोग डेथ भी हुई थी। तो अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो है वो तैयारी जारी है और ये तमाम जो तैयारी है वो जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से की जा रही है और जो कमोडिटीज़ मैनेजमेंट जो है नया महकमा है
उसके सेक्रेटरी अजमल भट्टी हैं, उन्होंने ये तमाम तर तैयारी जो है वो करके अब आगे जो पैसे जारी होने थे 30 अरब रुपये वो फिनांस डिपार्टमेंट के शेरदिल साहब हैं, उन्होंने जो है जारी कर दी हैं। अच्छा। अब इसके ऊपर जितने भी जो पैसे हैं वो उनकी तैयारी बाकायदा तौर पर 15 फरवरी के बाद शुरू होगी, मगर उससे पहले तमाम तर डाटा जो है वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया जा रहा है। ना 10 हो गई है, 5 दिन रह गए, पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि लाहौर शहर में तो हमें वैसे नहीं पता चल रहा। एक हफ्ता आता है, दूसरा आ जाता है, जुम्मा आ जाता है, तो ऊपर से आपको पता है खेलों का भी सिलसिला जारी है, एक तरफ मैच है, दूसरी तरफ जो है वो सकाफती मेला जारी है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, रमज़ान से पहले लोगों को रमज़ान का भी नहीं पता चलना रमज़ान आ गया, कैसे आ जाना। हाँ जी, रमज़ान आ गया। चलें जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि अब वो जो रमज़ान पैकेज में अब पैसे दिए जा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 15 फरवरी तक ये डेट रखी गई है, तो जो हमें देख रहे हैं, जो एलिजिबल हैं, आप जाके ये अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से कि सेहत की सहूलियात किस तरह की मिल रही हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। पिछले दिनों आपको पता है कि जनाब सऊदी अरब ने एक अचानक से फ़ैसला जारी किया कि जनाब अब आपको वीज़ा के लिए ना गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन का जो होना वो भी लाजमी है। पहले हमें पता है कि जनाब पोलियो के वैक्सीन या सर्टिफिकेट का भी था कि वो भी आपका होना, अब ये भी आ गया था कि गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन भी आपने ज़रूर लगवानी है। तो उसके बाद पता चला कि जनाब यहाँ पे तो वैक्सीन ही नहीं है गर्दन तोड़ बुखार की। फिर उसके बाद जो सारे मामलात चले, फिर उसके बाद एक और अलामिया जारी हो गया कि अब ज़रूरत नहीं है। तो ये अचानक क्या मामलात तय पाए हैं। दूसरा कि पाकिस्तान में कोई भी वैक्सीन नहीं बनती है, क्या हम इतने अहल हैं नहीं कि हम कोई वैक्सीन ही नहीं बना पा रहे हैं, इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरा ये कि अद्वियात के रॉ मटेरियल की फराहमी में भी कहीं ना कहीं हम लाग कर रहे होते हैं, वो भी नहीं यहाँ पे मिल रहा होता, हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है, और अद्वियात की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो इस सारे मामले के ऊपर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, ये क्या मामला हुआ था पिछले दिनों? अचानक ही एक अलामिया जारी होता है कि जनाब अब आपको गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन भी लगवानी है, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है जी अब नहीं चाहिए। क्या था ये मामला? देखें, ये एक ऐसा तरीका था जिससे चूँकि जो उम्रा ज़ायरीन थे उनको शदीद अज़ियत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये है कि मैं अपने व्यूवर्स को बताता चला जाऊँ कि ये जो इलामिया जारी हुआ था ये अब सस्पेंड हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब किसी ने भी जो उम्रे पे जाना है, किसी भी किस्म की जो वैक्सीन है वो नहीं लगवानी, सिर्फ पोलियो का जो सर्टिफिकेट है वो लेके और आपने उम्रे पे जाना है। अच्छा, ये 7/1/2025 को ये इलामिया जारी हुआ था सऊदी अरेबिया की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि आपने जब आना है उम्रे के लिए तो फौरी तौर पे आपने जो मेनिंजाइटिस वैक्सीन है ये लगवा के आना है। ठीक है। तो मेनिंजाइटिस वैक्सीन का इशू जो इस्तेमाल था, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर सालाना सिर्फ 2000 से 3000 के दरमियान था। इतनी वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होती थी, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बनाती है और ये बाहर से इंपोर्ट की जाती और ये लोकली सतह पे नहीं बनती थी। फिर अचानक जब पर डे कुछ 10,000 बंदा उम्रे पे जाने लगा तो हर बंदे को जब इसका सर्टिफिकेट चाहिए था तो फिर लंबी लंबी लाइनें लग गई, रौला पड़ गया, सारे ने वो सर पड़ के बैठ के कि भाई अब करना क्या है। तो इशू ये है कि एक तो अचानक जो सर्कुलर जारी हुआ ये भी तशवीशनाक है। इससे पहले हमारी जो इदारे हैं, वजारत सेहत, वो हज उम्रा, उनको भी चाहिए था कि इन चीज़ों को आप पहले ही मलहूज़ खातिर रखें। अब कोई ऐसा स्टेप आने वाला है तो इंडिकेट करें ड्रैब को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि आप इतना स्टॉक इस वैक्सीन का लगवा लें ताकि हमारे जो बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चे जिन्होंने बैरून मुल्क जाना था उनको किसी भी किस्म की जो मुश्किलात है उसका सामना ना करना पड़े। और मुझे भी पता है कि अब कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं
मेरी हाई ऑफिशियल से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि हमने जब चूँकि गवर्नमेंट ने अचानक डंडा दिया कि फौरी तौर पे आप मंगवाएं वैक्सीन, सेक्रेटरी सेहत, ड्रैब से भी और हर जगह से भी। तो कुछ बंदे कहते हैं हमने जनाब इतना स्टॉक अब मंगवा ली है, तो अब अचानक जो है ये पाबंदी लग गई है, अचानक से पाबंदी लग गई है। इस किस्म की जो मुश्किलात हैं ये हमेशा जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है या जो बिजनेसमैन होता है उनको फेस करना पड़ती है। तो हमारे मुल्क में सिर्फ चीज़ों की तरतीब नहीं है, तरतीब बनानी चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए कि भाईजान कब से ये मामला जो है वो शुरू होने वाला है और आपने कब से कितना जो है स्टॉक मंगवाना है। अब जिस बंदे ने कोई 40-50 करोड़ का स्टॉक मंगवा लिया था उसका वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 दिन पहले भी तकरीबन कुछ 16,000 वैक्सीन मैंने खबर ब्रेक की थी कि आ गई हैं और 33,000 भी आने वाली है। तो अब वो मामला ये है कि अब पहली बात तो ये कि अच्छा हुआ कि बंद हो गई ना, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर ये अब दोबारा उसको वापस करना या उसका यूजेज है ये बड़ा एक तशवीशनाक हो जाएगा जो कि इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जो तीसरी अहम बात आपको पता है कि फिर इस वक्त जो इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो किसी भी किस्म की जो वैक्सीन है ये नहीं बनती और हमारी जितनी भी वैक्सीन है वो मोस्टली आती है हमारे जो नेबर कंट्री है वहाँ से आती है। हमारे पास वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री तक जो है ये मौजूद नहीं है। हमें नहीं पता कि मल्टीनेशनल कंपनी या बाहर से हमें वैक्सीन में क्या मिला के आता है, हम क्या यूज़ करते हैं, क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, नहीं पता। इस वक्त जो ज़माना है बायोलॉजिकल वार का है, ठीक है। आपको पता है जब कोरोना आया था कुछ लोगों ने कहा था जी ये चाइना ने बनाया है, कईयों ने कहा जी स्कूल ऑफ थॉट था जी कि ये अमेरिका ने बनाया है, ये उधर से ठीक है। तो इस पर बायोलॉजिकल वार है। हमारे मुल्क के अंदर NIH में 90s में वैक्सीन बनती थी जो कि अब बंद हो चुकी है, अब बंद हो गई है। IPH लाहौर में बनती थी, कोरोना में नहीं बना सके, 4 साल हमने इससे लड़ा है। IPH लाहौर में बनती थी जो कि बंद हो गई। देखें दुनिया तरक्की करती है, हम पीछे को हमारा उल्टा गेयर लगा हुआ है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं और जिसको जो है ख़त्म करने हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हामिद रज़ा साहब हैं, साबिक चेयरमैन है PPMA के। तो उनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम क्यों नहीं वैक्सीन बनवा पा रहे हैं, ये खुद बना पा रहे हैं। हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। हामिद साहब ये जो गर्दन तोड़ बुखार की एक तो वैक्सीन का अचानक से एलामिया जारी हुआ, उसके बाद जब इम्पोर्ट कर ली गई अब बंद हो गई हैं, मुझे ये बताएं, चलिए ये तो एक मामला, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। जो वैक्सीन का मामला है कि हमारा पाकिस्तान है, बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे पास जो काम करें, फिर भी हम वैक्सीन नहीं बना रहे। कंपनीज हैं, बनाना चाहते हैं, बनाना भी चाहते हैं, तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं हम? क्या कहाँ पर लूप होल्स आते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो नहीं बन पा रही हैं वैक्सीन? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का भी होता है, प्रोविंशियल का भी होता है, जैसे बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। मेनिंजाइटिस जो है हमारे EPI प्रोग्राम में नहीं है। ओके। और मेनिंजाइटिस का जो इंसिडेंस है वो भी बहुत कम है पाकिस्तान में। ओके। तो इसकी ज़रूरत सिर्फ हज के दौरान पड़ती है। यानी हज पे जिन्होंने जाना है तो उनको एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है सऊदी गवर्नमेंट की। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे बहुत मुल्कों से लोग आते हैं तो दे वांटेड के लोग वैक्सीनेटेड होकर आएँ। ओके। अभी अगर कोई वैसे ही मेनिंजाइटिस की वैक्सीन मंगा लेता है तो हार्डली 2-3 हज़ार ऐसे होंगे केसेस के भी जहाँ पे यूज़ हो, अदरवाइज़ वो फिर ज़ाया जाती है। तो दैट्स वाई देयर इज़ अ कमर्शियल ड्राइव टू एवरीथिंग हैपनिंग। तो अगर उसमें एक कमर्शियल ड्राइव नहीं है, जैसे बिलाल भाई ने बताया कि फाइज़र कंपनी ने फौरी तौर पे गवर्नमेंट के कहने पे 16,000 डोजेस मंगा ली। अब वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया है जो उम्रे वाला था, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने उम्रे के लिए किया ना, पहले सिर्फ हज के लिए होता था। हाँ। तो बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ कि लोगों ने रमज़ान में सब जाते हैं तो एवरीबॉडी वाज रशिंग कॉलिंग कि भाई कहाँ से मिलेंगे, क्या होगा। बल्कि आपने देखा कुछ लोगों ने वो जाली सर्टिफिकेट दिए, उनको भी गवर्नमेंट ने पकड़ा है। सही। It's all happening. This is all about the meningitis. दूसरा आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। देखें दुनिया भर में जहाँ भी वैक्सीन्स बनती हैं, क्योंकि वैक्सीन में आप क्या कर रहे हैं कि एक लाइव जो वायरस है जो कि डिजीज़ कॉज करता है उसको आप वीकन करते हैं और इतना वीक कर देते हैं कि जब आपकी बॉडी में जाए
तो इम्यून रिस्पॉन्स तो क्रिएट कर ले लेकिन बीमारी ना क्रिएट करे। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द वैक्सीनेशन। तो इसमें जहाँ भी वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट हुई है, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट की तो क्या हम अहल नहीं है इस चीज़ के? मैं बात मुकम्मल कर लूँ। गवर्नमेंट की सुपरविजन और सपोर्ट रहती है, क्योंकि दिस आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स टू हैंडल। अगर भाई ने जो बात की है, इस वक्त दुनिया की तकरीबन 60% वैक्सीन की ज़रूरियात जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री पूरा कर रहा है। द रीज़न इज़ द गवर्नमेंट टुक इट वेरी सीरियसली एंड प्रोवाइडेड द एनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट जो कि चाहिए थी उसको डेवलप करने के लिए। आप देखेंगे जो भारत वैक्सीन्स है वो एक गवर्नमेंट ओन जो इदारा है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे NIH वॉज अ वेरी एक्सलेंट फैसिलिटी। देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिस वजह से वहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन बंद हुई, बल्कि पीछे भी 1-2 साल पहले भी दोबारा इनिशिएटिव हुआ कि हम शुरू करते हैं, लेकिन ड्यू टू आई थिंक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सो मैनी फैक्टर्स वो आगे चल नहीं सका। और उसमें आपको अपना एक डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा चाहिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है। तो इफ़ द गवर्नमेंट सपोर्ट्स एंड इज सीरियस अबाउट इट, तो वैक्सीन पाकिस्तान में डेवलप हो सकती है। मतलब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। सब या आपने एटॉमिक जो है वो पावर हासिल कर ली है, तो वैक्सीन क्यों नहीं? वैक्सीन क्या ही चीज़ है। Exactly. तो बिलाल, फिर हमारी जो अद्वियात की कीमतों में क्यों मुसलसल इजाफा होता रहता है, वो किस वजह से है? बिल्कुल, मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और वो भी इस वक्त जो फार्मिंग इंडस्ट्री की, खासकर लोगों जो फार्मिंग इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए बड़े इकदाम कर रहे हैं। और ये अभी इनका जो स्टॉप स्टैंडर्ड का मामला था उसको बखूबी देख रहे हैं और कैबिनेट से उसके जो अप्रूवल के जो इस वक्त जो मामला हैं, प्रोसीजर वो भी चल रहा है। तो इस वक्त जो ड्रैब के जो CEO हैं डॉक्टर आसिम राउफ साहब, बड़े अच्छी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो इस वक्त जो इशू ये है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं इनकी कीमतों में जो इजाफ़ा, वो एक हमें भी लगता है कि बहुत ज़्यादा होशरुबा उसमें इजाफ़ा हुआ था, चूँकि चीज़ों को कुछ मेडिसिन ऐसी थी जिनको कंट्रोल कर दिया गया था। अच्छा। हालांकि जो मेडिसिन होनी चाहिए वो कंट्रोल होनी चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी अपनी मर्ज़ी से उसकी जो कीमतें हैं वो ना बढ़ा सके। तो इसके ऊपर अभी तक कुछ स्टे वगैरह भी चल रहे हैं। तो कुछ कंपनी ने कीमतें जो बढ़ा ली थी, कई कंपनी अपनी कीमतें नहीं बढ़ा सकी। तो अभी इस पे जो मामला है ये इस पे अगर 1 मिनट मुझे अच्छा देखिए, दवाइयों की 2 कैटेगरी हैं। अच्छा। एक है एसेंशियल, यानी जान बचाने वाली अद्वियात ऐसी जो कि अस्पताल के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ICU में इस्तेमाल होती हैं या बहुत ही क्रिटिकल बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनको हम कहते हैं एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। ये एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन WHO आपको देता है कि ये एसेंशियल लिस्ट है। और एक है नॉन एसेंशियल, यानी जिनके ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं और वो उस कदर एसेंशियल नहीं है जिस कदर ये 400 की लिस्ट है। अभी जो कंट्रोल गवर्नमेंट ने किया था, WHO की लिस्ट अगर 400 की है तो इन्होंने तकरीबन 1000 की लिस्ट बना ली, यानी उससे भी एक स्टैंडर्ड लिस्ट बना के उसको लॉक किया कि इनकी प्राइस आप खुद से नहीं रख सकते। लेकिन अनलाइक दी अदर कंट्रीज, जैसे अगर इंडिया की लिस्ट करें तो वो 70 की है, अगर बांग्लादेश की लिस्ट करें तो 100 की है। इन्होंने WHO की पूरी लिस्ट को एसेंशियल में डाला, उनकी प्राइस लॉक कर दी। अब बाकी जो रिमेनिंग दवाइयाँ हैं जिनके ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं, उसमें ये ऑप्शन दी कि जस्ट लाइक दी वर्ल्ड आप उसको कंट्रोल करें। और मैं समझता हूँ कि सवाई चांद देख के ज़्यादातर इंडस्ट्री ने बहुत कॉशियसली प्राइसेस उसकी बढ़ाई, 5 या 10 या 15-20%। उसकी रीज़न ये है कि डॉलर देके हमारा जब कीमत फिक्स हुई थी 60 का था, अभी आजकल 300 के करीब है, 280 के करीब है। इनपुट सारे बढ़ गए तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, जिससे कि उनकी अवेलेबिलिटी मुतासर हो रही थी। अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये ऑप्शन दी गई। और आज उसका जो समर है वो ये है कि आप कोई भी दवाई कहें, जैसे थायराइड की दवाइयाँ नहीं मिलती थी, TB की दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब वो मिलती हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ दैट। ठीक है जी, ये सारा मामला था जनाब कि किस तरह खासतौर पर सेहत की जो सहूलत है वो किस तरह प्रोवाइड की जा रही है। हमारे साथ बिलाल चौधरी मौजूद थे और साथ साथ हामिद रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। हामिद साहब बहुत शुक्रिया। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।